नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एलपी रंजन। मैं आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 के क्लास 9-10 के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 तक सोल्व कर चुके। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से सोल्व करेंगे, जो लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 तक पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं होगा वो राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 111 बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ए का सबसे छोटा छोटा अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर जो है 2 है। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड इसका सबसे छोटा 2। और बी के बारे में कह रहा है कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5, इसका सबसे छोटा 5 है। द लिस्ट सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का मतलब वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होता है? 2, 3, 5, जो सिर्फ एक एवं स्वयं से कटे। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और अकेला अभाज्य संख्या 2 है जो सम संख्या है, इवन नंबर है। उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो ऑड नंबर है। अब समझने वाली बात है कि इसका मतलब ए जो संख्या होगा 2 गुने 2 तो निश्चित है, सबसे छोटा है। इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्या हो, 3 हो, 11 हो, 13 हो, क्या है पता नहीं। इसी तरह से बी जो होगा उसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 है। अब इसके अलावा जो होगा 5 से छोटा नहीं है, मतलब निश्चित तौर पे 5 से छोटा कौन सी अभाज्य संख्या हो गया? 2 और 3। तो इसमें 2 और 3 तो निश्चित तौर पे नहीं होगा। जब भी होगा अन्य जो इसके गुणनखंड वो 5 से बड़ा होगा, और 5 से जब बड़ा होगा तो 5 से जो भी बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे ऑड होंगे। ठीक, तो ए निश्चित तौर पे ऑड होगा। अन्य, अब देखिए ए 2 गुने, अब यहां कुछ भी हो, जैसे ही 2 से गुना हुआ तो निश्चित तौर पे ए जो होगा सम संख्या अर्थात इवन नंबर होगा, निश्चित तौर पे। क्योंकि 2 में चाहे यहां पे कोई भी संख्या से गुना हो, ऑड नंबर से या इवन नंबर से भी होगा, वो निश्चित तौर पे वो सम संख्या हो गया। बी की बात करेंगे तो बी में यहां पे 5 के आगे जो भी है वो ऑड ही है, क्योंकि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो यहां विषम 5 भी विषम और अन्य भी विषम, तो विषम और विषम का गुणनफल हमेशा क्या होगा? विषम ही होगा, मतलब ऑड नंबर। यहां से ये पता चल गया ए सम संख्या, बी विषम संख्या। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, निकालना क्या था, ज्ञात क्या करना था? ए प्लस बी, मतलब इन दोनों संख्याओं का जोड़ने पर जो संख्या ज्ञात होगा का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, पूरा प्रश्न यहां पे लिख दे रहे हैं, गुणनखंड है। मतलब a प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। विकल्प क्या था हमारे पास? ए विकल्प 3, बी विकल्प 5, सी विकल्प 8, डी
उपयुक्त में से एक से अधिक ई होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब यहां समझने वाली बात है, जब भी सम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगा वो क्या होगा, आप जोड़ के देख लीजिए कभी भी। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, ऑड नंबर। जैसे उदाहरण के लिए 6 और 5 जोड़ो 11, कोई भी देख लेना, 8 11 19, हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर, मतलब यहां पे विषम संख्या। मतलब a प्लस बी जो है हमारा, जो संख्या, दोनों संख्या को जोड़ देंगे तब जो प्राप्त होगा विषम। और विषम संख्या को यदि हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उसका कभी भी गुणनखंड जो होगा वो सम नहीं होगा, मतलब उसका कोई भी फैक्टर सम नहीं होगा, अर्थात उसमें 2 नहीं आएगा। ये तो निश्चित हो गया, 2 नहीं होगा। हमारा विकल्प में 2 था भी नहीं, ठीक। लेकिन क्या है सबसे छोटा, ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो 3 ही होगा कि 5 होगा कि 7 होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड है, यहीं पर ये स्टेटमेंट देता कि सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो हो सकता है तो हम 3 आंसर मानते हैं, लेकिन ये निश्चित कह रहा है कि यही सबसे छोटा है, तो है में निश्चित नहीं है कि 3 होगा कि 5 होगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कुछ, कि मान लो कि एक सम संख्या 8 लिए और दूसरा हम 13 लिए। देखिए योग क्या हो गया 21, इसको फैक्टराइज कीजिएगा क्या हो गया 3 गुने 7, तो यहां सबसे छोटा क्या हो गया 3। यदि सम संख्या हम 10 लेते हैं, विषम संख्या 25 लिए, क्योंकि इसका 2 है इसका 5 है, ठीक है। यहां पे तो हालांकि नहीं था, यहां पे भी ऐसा लेना चाहिए था जिसका मान लो, या कोई भी ले लो 35, इसको किया 5 गुने 7, यहां पे सबसे छोटा क्या हो गया 5 हो गया। तो निश्चित नहीं कर सकते हैं। और भी कोई लीजिए, वैसा आपको 20 हो गया, अब 20 हो गया सम संख्या जिसका कि सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। कोई ऐसा ले ले जिसमें 5 होगा, मान लो कि 55 ले लेते हैं, ठीक, 5 गुने, अब ये क्या हो गया 75, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो यहां पे क्या आगे मिला 3 गुने 5 गुने 5, यहां 3 हो गया। इसके अलावा भी 8 जोड़ 11, एक सम विषम जोड़े तक क्या होगा, इस फैक्टराइज ही नहीं होगा, खुद में प्राइम है, मतलब सबसे छोटा 19। तो आप सबसे छोटा फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं तो फिर उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे आंसर होगा। बीपीएससी ने भी इसी को उत्तर माना है। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि 3 होगा, क्योंकि निश्चित नहीं कर सकते हैं कि सबसे छोटा 3 ही है। सम संख्या रहता यदि, तो सम संख्या को जब भी फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 2 आता, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा सवाल था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक 112 क्वेश्चन नंबर 112। यदि रेखाखंड XY त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज ABC है, ABC की भुजा AC के समांतर, मान लो ये ABC, तो इसका भौतिक भुजा AC के समांतर कोई रेखाखंड XY है, ये समांतर है, पैरेलल का सिंबल दिया, तथा यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है। मतलब इसका एरिया यदि A है तो इसका भी एरिया A है, ठीक।
त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल और त्रिभुज नहीं, यहां पे समलंब चतुर्भुज बन जाएगा क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ए होगा। ठीक, अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल है, तो इसके लिए तिर्यक रेखा हो गया ट्रांसवर्सल, तो ए एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं संगत कोण, ए इसके बराबर होगा। तो यहां से हमारा क्या मिल गया कि त्रिभुज बी एक्स वाई सिमिलर होगा त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि बी किसके, बी दोनों में है कॉमन, एक्स इसमें किसके बराबर हो गया, ए के, सॉरी बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी के समरूप होगा। जब समरूप होगा यहां, तो समरूप त्रिभुज दो होते हैं, उसके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। ठीक, और उसके संगत भुजा का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात से क्या संबंध होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहां अब हमको निकालना क्या था, इसमें देख लिया एक बार 112 नंबर, तब निकालना क्या है, अनुपात ax बटा ab, निकालना क्या है ax बटा ab, यही क्वेश्चन मार्क है। विकल्प क्या था हमारा, लिख देते हैं 2 प्लस रूट 2 बाई 2, बी है 2 माइनस रूट 2 बाई 2, सी है 3 प्लस रूट 2 बाई 2, और डी और ई तो ही होगा। अब आते हैं ax बटा ab निकालना। पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे दोनों सिमिलर है, समरूप है, तो संगत भुजाएं समानुपाती में, तो bx बटा, यदि ba या ab बराबर xy बटा ac बराबर, यदि by की बात करें तो bc, और इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल abc, तो इसके स्क्वायर, पहले इसकी बात करें। ठीक, अब हमको जरूरत किसका था, ax ab। ठीक, बाद में आते हैं, इसको देखते हैं, सिर्फ एक ले रहे हैं क्योंकि इसी में ax ab मिलेगा हमको, तो bx बटे ba बराबर, यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो a क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल, bx किसका हो गया, भुजा bx y बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। ठीक, अब bx बटा ba या ab जो भी लिख रहे एक ही बात है, का स्क्वायर, यहां पर देखिए इसके क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल में रिलेशन क्या हुआ, इसका एरिया a इसका एरिया a, तो पूरा ABC का एरिया क्या हो जाएगा 2a, तो a 2a, तो यहां पर किस अनुपात में हो गया, 1/2, मतलब bx बटा ab का अनुपात हमारा यहां से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। हमको चाहिए क्या था, x बटा ab, मतलब यहां पे bx यदि एक इकाई है, a आपका एक इकाई हो गया, और ab पूरा √2 इकाई हो गया यूनिट, तो हमको ax निकल जा सकता है, तो यहां से ax क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, तो ax क्या हो जाएगा, ax क्या करेंगे, ab माइनस bx, मतलब √2 माइनस 1, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ax क्या हो गया √2 माइनस 1, और ab क्या हो गया हमारा √2। देखते हैं विकल्प क्या है, विकल्प इसमें से, अच्छा नीचे में सब में 2 किए हुए हैं, तो इसको 2 बना दें, 2 बनाने के लिए √2 और √2 से गुना कर देंगे, 2 बन जाएगा। अब देखते हैं, तो नीचे 2 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, √2 में √2 माइनस 1 से गुना होगा तो 2 माइनस √2। अब देखिए क्या होता है, कौन सा है, 2 माइनस √2 बटा 2 b। तो इस सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे था, इतना समझाने के लिए लंबा हो गया, बट एक लाइन का सवाल था, इस कॉन्सेप्ट को पता होगा तो मैं डायरेक्ट लिख के, लेकिन स्टेप बाय स्टेप या समझने के लिए। अगले सवाल की ओर, एक 113
समांतर श्रेणी मतलब एपी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन दिया हुआ है 72, 63, 54 इस तरह से दिया हुआ है का कौन सा पद जीरो होगा, एनवा पद निकालना है। ठीक है, मतलब आपको टीएन। ठीक है, अब देखिए इस समांतर श्रेणी पहला पद क्या हो गया 72, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया यहां पे निकालेंगे। देखिए अंतर इसमें से कितना घटा 9, फिर इसमें भी कितना घटा 9, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -9, निगेटिव में जा रहा है, तभी तो शून्य होगा। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एनवा पद क्या होना चाहिए शून्य, पहला पद क्या हो गया 72, n का मान क्योंकि निकालना है, कैमा पद का मतलब n का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन मार्क, n-1 यहां क्या हो गया -9 डी। अब देखिए क्या करें, यदि यहां पे इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो -9 होगा, n होगा, इसको इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा 9n, ये 72 हो गया, और a माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 9, मतलब 81, 9n बराबर 81, n बराबर 81/9, 9 मतलब nवा पद n बराबर क्या हो गया 9, मतलब नौवां पद जो है हमारा वो शून्य हो जाएगा, नौवां, ये हमारा विकल्प था बी, नौवां पद शून्य होगा, तो बी उत्तर है एपी का बेसिक सवाल। अगले सवाल की ओर 114 नंबर। एक बहुपद है पॉलिनोमियल x4 प्लस x³ माइनस 9x माइनस 3x प्लस 8 पर विचार कीजिए। ठीक, इसके दो शून्यक जीरोज क्या है -√3 एंड √3, ये हमारा क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस बहुपद का शून्य, जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है कि यदि इसका मान x की जगह पुट करें तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए शून्य हो जाना चाहिए, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इक्वेशन में क्या है देखिए पावर 4 है, निश्चित तौर पर इसके 4 जीरो होंगे, 4 मूल होंगे, 2 दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, कह रहा है अन्य शून्यक है, अन्य जो 2 है क्या है, तो विकल्प क्या है यहाँ पे, चूंकि विकल्प से मैं चलूंगा प्रोसेस से लंबा हो जाएगा, -3 -2, बी जो है 3 -2, सी जो है 3, डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए इस पॉलिनोमियल में जो दिया हुआ है प्रश्न में एक मिस्टेक है, पहले उसको सुधार दे। हालांकि यदि पुट से चलेंगे तो नहीं भी सुधारिएगा तो भी आंसर पे सही पहुंचेगा, जो एग्जाम में जल्दीबाजी में नहीं किए होंगे। यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए, 18 होना चाहिए, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 8 पे ये दोनों जीरोज नहीं होता है, ये 18 रखने पर इसका मान रखने पे शून्य हो जाता है, तभी ये दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो ये मिस्टेक है, टाइपो एरर है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरोज है, शून्यक है, तो शून्यक है तो इसका मान x की जगह -√3 करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का मान शून्य आना चाहिए था, तो मिस्टेक है। हालांकि मैं चेक करके दिखा भी सकता था, लेकिन आप खुद से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो है। अब 2 अन्य शून्यक, अन्य जीरो क्या होगा, 2 होगा, तो जीरो पॉलिनोमियल अभी बता चुके क्या हुआ, जिसका मान इसमें x की जगह रखे, इसका मान क्या आना चाहिए 0। अब हमारे पास जो विकल्प दिया हुआ है देखिएगा कितने तरह का है, 3 2 है, 2 में -2 भी 2 में है, एक में -3 2 है। ठीक है, तो चलो हम पहले 3 पुट करके रखते हैं यहाँ पे, 3 का मान
तो 3 का पावर 4 करोगे, मैं डायरेक्ट ही लिखते जाता हूं, 81 हो गया, जोड़ 3 का पावर क्या किए 3, तो हो गया 27, माइनस 9 गुने 3 27 हो जाएगा, माइनस 3 गुने 3 9 जोड़ 18, 27 27 कैंसिल हो गया। ठीक, देखिएगा ये 0 के बराबर नहीं है, बाकी क्या होगा देख लीजिएगा, 81 18 आ जाता है, 99 में से 9 90 आ रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। यदि 3 हमारा 0 होता तो निश्चित तौर पे इसका मान 0 होना चाहिए। तो यहां पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, दोनों में 3 है, तो हमको जरूरत भी नहीं है कि 2 - 2 चेक करने का। ठीक है, हो भी सकता है -2, ये नहीं है तो ये होगा भी तो भी आंसर नहीं माना जाएगा, यहां होगा भी तो एक 2 -2 का भी चेक कर ले हैं, इससे देख लेते हैं। -2 का मान पुट करें यहाँ पे x की जगह, तो -2 का पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा +16, लेकिन यदि q होगा तो -8, यहां -8 हो गया। ठीक है, -8, a हो गया -9 गुने -2 +18 माइनस, हाँ -3 गुने -2, यहाँ पे -2 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 रख के चले थे, -2 गुने, तो ये हो जाएगा +6 +18। देखें यहाँ पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ही नेगेटिव है, बाकी तो सब पॉजिटिव हो गया। क्यू वाला ए भी पॉजिटिव बना गया, ये पॉजिटिव बना गया, तो ये भी 0 नहीं है, ए भी नहीं है, -2 भी नहीं है, ए भी नहीं है, -3 यदि देख लेते हैं तो ए तो नहीं है, ए दोनों भी नहीं है, -2 भी नहीं है, तो ऐसे ही हो गया। -3 के बाद देख लेते हैं, चूंकि यह नहीं है तो ए भी विकल्प नहीं होगा, यदि -3 होगा भी हमारा तो भी चूंकि दोनों सही होना चाहिए, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। प्रोसेस की बात है तो लंबा ही जाता है, डिस्क्रिप्टिव सवाल है ढंग से, लेकिन ऐसे सवाल को एग्जाम में आप जल्दीबाजी से पुट करके देख सकते हैं। तो हमारा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर, एक 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 - √3/1 + √3। ये दिया हुआ है, जहां ये कंडीशन है कि थीटा जो है हमारा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में है, मतलब न्यूनकोण है, तो ज्ञात क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। विकल्प क्या है, 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, और डी और ई वही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे, कंपोनेंट डिविडेंड में पता होगा कि 2 अनुपात समानुपाती हो, यदि a/b बटा c/d हो, तो कंपोनेंट डिविडेंड क्या कहता है कि इसका योग और इसका अंतर का भी समानुपाती होगा, मतलब a+b बटा a-b बराबर c+d/c-d, यही कंपोनेंट डिपेंडेंट है। तो यही चीज यहां लगाते हैं, a दोनों अनुपात में है तो इसका योग देखिए, यदि आप डायरेक्ट भी कर देते हैं, इसको जोड़ेंगे ऊपर में नीचे वाले को, अंश में हर को जोड़े। अब क्या करेंगे, अंश में से हर को घटाएंगे, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको घटाए तो ये माइनस हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से इधर जोड़िएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं यदि, या चलो लिख ही देते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 - √3 -1 - √3। ठीक, थीटा यहाँ पे कट पिट कुछ होगा, एक कट गया, यहाँ कुछ कट होगा, यहाँ कट हुआ, यहाँ पे cos थीटा 2 cos थीटा हो गया, यहाँ पे -2 साइन थीटा हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, 1।
√3 रह जाएगा। यहाँ हो गया ऊपर 2 और यहाँ क्या हो गया -2√3। पहले तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव करते हैं, ए 2 से 2 कट गया, ए 2 से 2 कट गया। cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/√3। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यदि cot में नहीं ज्ञात करने में दिक्कत हो रहा है, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, tan वाला ज्यादा मान याद होता है। यदि tan थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, ये भी हो सकता है। तो थीटा क्या हुआ 60, तो हमारा कौन सा उत्तर होगा बी। तो एक स्टेप बाय स्टेप किया, मैं डायरेक्ट इस पे आ सकता था यहाँ पे, चूंकि इतना मेंटल कैलकुलेशन करके समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख दिया मैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन 116। क्वेश्चन 116 कह रहा है कि यदि tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1+2 tan स्क्वायर एल्फा है, तब निकालना क्या है हमको sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। ए विकल्प था 1/2 1+ sin स्क्वायर एल्फा, बी विकल्प था 1/2 1+ sin स्क्वायर एल्फा, सी विकल्प था 1/2 1+ cos स्क्वायर एल्फा, और डी, और ई तो वही है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। tan स्क्वायर थीटा बराबर, यदि दिए गए जो इक्वेशन है इसको हम कोई पुट करके मान को सेटिस्फाई कर दें, यदि हम थीटा 45 डिग्री लेते हैं और एल्फा 0 डिग्री कर देते हैं, तो देखिए LHS क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 1, 45 डिग्री का मान 1 होता है। ए 0 किए तो यहाँ tan एल्फा 0 हो गया, ये भी 1। मतलब इस दोनों मान पे हमारा ये दिया हुआ समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो संतुष्ट हो रहा है का मतलब थीटा 45, तो निकालना किसका था साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2। अब देखिए इसमें एल्फा का मान 0 रखने पे किसका मान 1/2 आता है। ए विकल्प में देखें, मान लो इसका एल्फा 0 रखे तो ये क्या हो गया 0, तो 1 + 0 1/2, ए आपका मान 1/2 हो गया। तो यहीं से पता चल गया कि ए होगा। अब देखते हैं एक से अधिक भी होता है कभी कभी, चूंकि विकल्प है। यहाँ ए 0 हो गया, तो ए 0 हो गया तो यहाँ पर क्या माना 1, आना क्या चाहिए 1/2, तो ये नहीं सही होगा। यहाँ यदि एल्फा 0 करेंगे तो cos एल्फा क्या होता है 1 होता है, मतलब 1/2 1 + 1 2, तो इसका मान भी 1, तो ए भी विकल्प सही रहेगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, ए विकल्प नहीं, इसलिए सबका चेक किए, क्योंकि एक के डी विकल्प हम लोग को क्या रहता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सिर्फ एक विकल्प सही है ए, इसका उत्तर ए हो गया। आगे चलते हैं 117 नंबर। एक 117 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सीरियल घबरा तो नहीं रहा है। किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 रुपया का भुगतान करना पड़ता है,
और 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 1260 रुपए का भुगतान करता है। निश्चित शुल्क दर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न ये कर रहा है कि कोई शहर है जहां पे जो टैक्सी है उसका रेट इस तरह से कहा कि आप टैक्सी पकड़िएगा तो कुछ तो निश्चित उसका शुल्क कर दिया, टैक्सी शुल्क निश्चित एक फिक्स कर दिया कि चाहे भैया आप चढ़ के उतर भी जाओ या आधे किलोमीटर चलो, इतना रुपया कम से कम देना पड़ेगा। तो एक निश्चित शुल्क ऐसा होता है, वो फिक्स है कि आपने चढ़ा और 100 मीटर भी चढ़ा, कहा कि भाई अब मैं उतरूंगा, तो निश्चित शुल्क मान लो हम लोग कि ए एक्स था, उतना तो देना ही पड़ेगा कम से कम। जैसे बिजली बिल में होता है कुछ फिक्स मीटर चार्ज होता है कि आप यूनिट उठाएं या नहीं उठाएं, लेकिन आपको 200 रुपया महीना मीटर चार्ज लगेगा या 180 रुपया लगेगा, ये कुछ रहता है। वही चीज हुआ कि आप चढ़े, थोड़ा देर भी चले 50 मीटर 100 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से, उसके बाद क्या होगा कि ये होगा प्लस इसमें जुटेगा प्रति किलोमीटर की दर से। तो आप मान लो दर प्रति किलोमीटर मीटर जो है मान लो ए रुपीज वाई, मतलब वाई किलोमीटर पर किलोमीटर इसका रेट है। अब जब वो 60 किलोमीटर चलता है तब उसको कितना देना पड़ता है? 960 रुपए। तो 60 किलोमीटर के लिए कैसे होगा? शुरू में तो 100 रुपया दिया हुआ होगा, ठीक, और बाकी 60 किलोमीटर का 22 रुपये प्रति किलोमीटर, मतलब 60 बाई, कुल मिलाकर क्या होगा? 960। इसी तरह से यदि 80 किलोमीटर चला तो उसके लिए शुरू में x दे दिया और बाकी 80 बाई 22 रुपये प्रति किलोमीटर की रफ्तार से 80 किलोमीटर का यही चार्ज होगा, और ये मिलाकर 1200 क्या हो गया? 60। ऐसे समीकरण बना के बना रहे हैं, मौखिक ही बन जाता है सवाल। सीधा क्या होता कि ए तो दोनों में x फिक्स था, एक्स्ट्रा यहाँ कितना देना पड़ रहा है? यहाँ पे 960, 40 से 1000 और 260, मतलब ये 300 एक्स्ट्रा कितने दूरी के लिए हुआ? 20 किलोमीटर के लिए। तो 20 किलोमीटर के लिए 300 रुपया, मतलब प्रति किलोमीटर कितना हुआ? 15 किलोमीटर, 15 रुपये प्रति किलोमीटर। तो ये तो मौखिक निकल जाता, यहाँ पे समीकरण हम दिखा दिए। इसमें से इसको घटाएंगे, एक कैंसिल हो गया, a माइनस 20 वाई, ए माइनस 300, वही चीज y बराबर 300 बटे 20, मतलब 15 रुपये प्रति किलोमीटर। ये जो है दर निकला कि प्रति किलोमीटर जो शुल्क था वो 15 रुपये प्रति किलोमीटर। इसका मतलब ये जो फिक्स था कितना था? किसी एक में रख लीजिए, 15 रुपये की दर से यहाँ पे 60 रखिएगा तो यहाँ पर x जो 15 छक 90, 900 बराबर 960, मतलब x बराबर क्या हो गया? 60 रुपया। तो ये फिक्स जो दर था, फिक्स शुल्क था वो 60 रुपया और प्रति किलोमीटर का दर था वो 15 रुपये। तो यहाँ पर विकल्प हमारा ए विकल्प है, ये दिया हुआ है 60 और 15, ये उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर 118 नंबर। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, वर्टिकल। एक कोई मीनार है इस तरह से, इस पर एक झंडा भी लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई h है। इस झंडे की ऊंचाई h कह रहा है। मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार तथा शिखर का उन्नयन करो। झंडे के आधार तथा शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः ए अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई, चलो इसको हम लोग x मान लेते हैं, अर्थात हमको x ज्ञात करना है, ठीक है। ए अंदर वाला अल्फा है, मान लो इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक। यदि इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, ट्रायंगल बी सी डी में, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? tan अल्फा
बी डी बाई बी सी, और बी डी क्या हो गया हमारा x, इसको डायरेक्ट ले जा रहा हूँ x, मतलब बी सी बराबर क्या हो गया x बाई tan अल्फा, एक समीकरण। बड़े वाले में करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो यहां पर यदि हम लोग कहें tan बीटा, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए बी पूरा कितना हो जाएगा ए वाला पार्ट h प्लस एक्स, तो h प्लस एक्स बटा बी सी, यहां से भी बी सी बराबर क्या हो गया h प्लस एक्स बटा tan बीटा, ये दूसरा समीकरण हुआ। ए भी बी सी है, ए भी बी सी है, मतलब x बाई tan अल्फा बराबर h प्लस एक्स बाई tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यदि x tan बीटा बराबर h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा, निकालना क्या था x वाले को एक साइड करें, मतलब इसको इधर लाइएगा तो x कॉमन हो जाएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा, ठीक, तो यहां से x बराबर हो गया h tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसको प्रॉपर्टी के रूप में भी याद रखते हैं हम लोग, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे। देखिए विकल्प कोई है, विकल्प हमारा एससी विकल्प था, तो इसका उत्तर सी होगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो गया, ये भी सवाल है किताब में। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। 119 119 नंबर, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप पोस्ट भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, लैंप पोस्ट जो है भूमि पर 3.6 मीटर, यही लैंप पोस्ट है, मान लो 3.6 मीटर, ठीक। एक लैंप पोस्ट है, यहीं से लड़की चलती है, ठीक, किस दर से 1.2 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। तब 4 सेकंड के पश्चात लड़की की छाया की लंबाई, लड़की जो है मान लो यहां पे पहुंचा 4 सेकंड में, यही लड़की है, तो इसका छाया किधर बनेगा, इधर लैंप पोस्ट है तो इसका छाया इस साइड बनेगा, यही। इस लड़की की ऊंचाई कितना था यहाँ पे 90 सेंटीमीटर, यही 90 सेंटीमीटर, यहां से चलना प्रारंभ की, मान लो ए लैंप पोस्ट है, ठीक, बी सी डी ई यहां पे लिखना है, ठीक। इसको भी यदि सेंटीमीटर में बदले तो 3.6 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना, तो हो जाएगा 360 सेंटीमीटर, लैंप पोस्ट का ऊंचाई हो गया। ज्ञात क्या करना था हमको, छाया, यही छाया है इस लड़की का, चूंकि इस साइड से है तो शैडो इस साइड होगा, शैडो यही होगा, ये ज्ञात करना है। सी डी ए दूरी निकल सकता है, क्योंकि ये लड़की यहां से गई है किस रफ्तार से 1.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो यहां पे बीसी जो हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से 4 सेकंड में गुने 4, तो 4.8 मीटर, इसको यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ए हमारा 100 से गुना हो गया तो 480 सेंटीमीटर, ए हमारा दूरी हो गया 480 सेंटीमीटर। मान लो इसको, इसकी दूरी x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मान लिया, यहाँ पे इसको भी मिला दो, कोई कोण ले लेते हैं थीटा है। अब देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में यदि tan थीटा करें यदि ABC में, तो tan थीटा क्या हो गया AB बाई BD, और इसमें देखें तो tan थीटा यदि छोटे वाले में CDE में
तो यहाँ भी tan थीटा क्या हो गया EC बाई CD, ये दोनों tan थीटा है, इसका मतलब ये दोनों समान रेशियो में होंगे निश्चित तौर पे। सिमिलरिटी से भी देख सकते थे लेकिन हम इस तरह से कर दिए, मतलब ये दोनों अनुपात, चूंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी चूंकि पैरेलल है तो सिमिलर होगा, उससे भी चल सकते थे। तो AB बाई BD बराबर EC बाई CD, यही होगा, दोनों का रेशियो समान होगा। AB क्या है हमारा दिया हुआ 360, BD कितना है 480, नहीं BD 480 नहीं 480 जोड़ x, ठीक। EC क्या है 90 और CD क्या है x, ठीक। इससे कट कर देते हैं 9 चौकर 4 बार, मतलब 4x बराबर 480 जोड़ x, इधर x जाएगा तो 3x बराबर 480, मतलब x बराबर 160 सेंटीमीटर। विकल्प है, मीटर में था, यदि 160 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे तो 1.6 मीटर। तो हमारे पास आंसर जो है विकल्प जो दिया हुआ है ए विकल्प है, ए विकल्प 1.6 मीटर। तो इसका उत्तर ए हुआ। तो ए भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था 119 नंबर। अब 120 नंबर जो इस प्रश्न का अंतिम सवाल है, इस क्वेश्चन पेपर का प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल 120 नंबर। 120 नंबर सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसका मान निकालना। विकल्प भी थोड़ा लिख देते हैं क्या था, ये सब बुक में प्रूफ दैट में है, उसी को उठा के दे दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन सब बुक में है, इसलिए मैं कहता हूं टेक्स्ट बुक जरूर बनाइए 9th 10th का। सी हो गया 1 बाई कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, और डी और ई वही है विकल्प। देखिए सबसे पहले क्या होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि विकल्प भी ठीक, चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश एवं हर दोनों में हम कॉस से डिवाइड करते हैं। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या मिलेगा टेन थीटा, ए हो जाएगा -1, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। नीचे डिवाइड करेंगे तो ये टेन थीटा हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, और माइनस सेक थीटा, 1 बाई कॉस माइनस सेक थीटा। अब क्या करते हैं ऊपर टेन थीटा, यहां पे प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा A1, हाँ प्लस सेक थीटा, ठीक, -1, 1 की जगह हम पुट कर दें ये चीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी मान रख देते हैं 1 की जगह, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह रखें। नीचे रहने देते हैं जैसे है, अभी ऐसे रहने दो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको यदि ब्रेक करें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा इसका मान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बटा क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। यहाँ देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ही चीज है, कॉमन हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1
1 माइनस सेक थीटा, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस ओ प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। नीचे क्या रह गया, यही चीज हो गया, इसको रीअरेंज करने 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ए टर्म कैंसिल हो गया, देखिए दोनों सेम है, बराबर क्या बचा हमारा, इधर लिख रहा हूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारा विकल्प नहीं दिया हुआ है, ये जब विकल्प नहीं दिया हुआ है तो ऐसा करते हैं, बराबर इसको गुना कर देते हैं, यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, तो यहां पे हमारा हो गया, ऊपर में अगेन दोबारा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका और इसका गुणनफल, और उसका मान क्या होता है 1, तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ए विकल्प था मेरा ए। और भी कई तरीके से कर सकते हैं, अपना अपना तरीका होता है, जैसे दिमाग में चले आपका उस तरीके से, चूंकि इसमें थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग टीआरई 1 के क्लास 9 टाइम्स के जो पार्ट 2 जो सब्जेक्ट मैथ है उसका कुल 80 प्रश्न, और पार्ट 1 जीएस में 40 क्वेश्चन था, उसमें भी 8 मैथ था, तो 80 जोड़ 8 88, कुल 88 प्रश्न के एक एक प्रश्न को हल कर चुके। तो एक पूरा टीआरई 1 का 9th का सोल्व हो चुका मैथ का सवाल। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा होगा वो कृपया लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जिनको भी बैच ज्वाइन करना होगा, जो भी तैयारी कर रहे होंगे टीआरई 4 के लिए, ठीक है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं कोचिंग स्थान में। इनके नंबर पे संपर्क नंबर जो होगा, कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध हो जाएगा, देखिएगा। तो आज इस तरह से इस श्रृंखला का लास्ट हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।